हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। आप सभी को नमस्कार 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 नमस्कार। देखिए, आज नया सिस्टम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र। हमने दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद जब हम अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पे पढ़ा था कि जब हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसके अंदर मेनली 3 कंटेंट होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में प्रोटीन और उसके बाद में होता है फैट या फिर जिसको वसा बोलते हैं। कंप्लीट डाइजेशन होने के जस्ट बाद कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के अंदर, और फैट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइसरोल के अंदर। ये तो थे काफ़ी ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक कंटेंट जिसको बोल सकते हैं, जो पदार्थ हैं उनके बारे में। अब देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, हमने प्रोटीन खाया है, हमने फैट खाए हैं, काफ़ी सारे इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं। जो भोजन खाया है उस भोजन के अंदर बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे घटक जो है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भी होते हैं। हमारी बॉडी ने हमने जो भोजन खाया उसको डाइजेस्ट किया। पाचन करने के जस्ट बाद भी कुछ एक पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ थे, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है उसको ही हम उत्सर्जन बोलते हैं। एक बार नोट कर लेते हैं, नाइट्रोजनी युक्त पदार्थों को या फिर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को देखिए भाई, अब ये एक्सक्रेशन है क्या, उत्सर्जन है क्या, उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसको बिल्कुल जीरो से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। भी हमने जो भी भोजन खाया है उस भोजन का जब कंप्लीट डाइजेशन होएगा, पूर्ण रूप से पाचन होने के जस्ट बाद कुछ एक जो है अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम पाचन बोलते हैं। यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कर सकते हैं भी जितने सारे भी नाइट्रोजीनियस एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर हैं उनको हमारी बॉडी से आउटसाइड रिमूव करना ही एक्सक्रेशन या फिर उत्सर्जन है। और इसके अंदर हम देख लेते हैं, देखिए ये तो थी छोटी सी डेफिनेशन। उसके बाद काफ़ी सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और उन उत्सर्जी पदार्थों के अंदर सबसे पहले हम शामिल करते हैं NH3, इसको बोल सकते हैं अमोनिया। दूसरा है NH2CO NH2 यानी कि यूरिया। इन अपशिष्ट पदार्थों के रूप में सबसे पहले अमोनिया, दूसरा है NH2CO NH2 यानी कि यूरिया। तीसरा हम लिखते हैं यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड या फिर यूरिक अम्ल। और चौथा हम लिखते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन ये भी एक प्रोटीन की टाइप ही है। यानी कि हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों के रूप में 4 पदार्थ निकाले जाते हैं। सबसे पहला है अमोनिया, उसके बाद दूसरा है यूरिया NH2CO NH2, और उसके बाद में आता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, और सबसे लास्ट में आता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिन प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये थे उत्सर्जी पदार्थ। और उसके बाद देखते हैं उत्सर्जी अंग, एक्सक्रेटरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंगों के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यकृत, इंग्लिश में लीवर लिख सकते हैं। दूसरा हम लिखते हैं
त्वचा, इंग्लिश में स्किन लिख सकते हैं इसको, और तीसरा हम लिखते हैं लंग्स यानी कि फेफड़े, और फोर्थ है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट किडनी, जिसको वृक्क या फिर गुर्दे भी हम लोग बोल सकते हैं। वृक्क या फिर गुर्दे भी हम लोग बोल सकते हैं। उत्सर्जी अंग देखिए, एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानी कि मानव शरीर के वे अंग जिनके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जितने सारे भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उन्हें हम कहेंगे उत्सर्जी पदार्थ या फिर एक्सक्रेटरी ऑर्गन। और इस एक्सक्रेटरी ऑर्गन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है लीवर, यकृत। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो रहे होंगे कि सर ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी लीवर को पढ़ाया था, एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर भी लीवर को पढ़ा रहे हैं। भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यानी कि पाचन तंत्र के अंदर यदि बात की जाए तो लीवर के द्वारा बाइल जूस यानी कि पित्त रस स्रावित हो रहा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लीवर के द्वारा बाइल जूस या फिर पित्त रस का स्रावण किया जा रहा था, जो कि भोजन को पाचित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा था। लेकिन यहाँ देखा जाए एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के अंदर लीवर जो है वो यहाँ से हम लिख सकते हैं यूरिया, और दूसरा है अमोनिया। यूरिया और अमोनिया सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है यूरिया का। यूरिया जो है जिसका केमिकल फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ NH2CO NH2CO दिस स्टैंड्स फॉर यूरिया, और अमोनिया के लिए होता है NH3 यानी कि अमोनिया जो है उसके लिए NH3 और यूरिया के लिए NH2CO यूरिया। यदि हमसे पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, भी यूरिया का उत्पादन, यूरिया का निर्माण, यूरिया की कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है? लीवर के द्वारा। यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा। यानी कि लीवर जो है उसका एक फंक्शन नहीं है, अप्रोक्सीमेट 20 से 22 कार्य जो है वो लीवर या फिर यकृत के द्वारा किए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लीवर, यकृत या फिर इसको जिगर भी हम लोग बोल सकते हैं। यकृत, लीवर, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया निर्माण का कार्य किसका है? लीवर का। और यूरिया जो है वो एक उत्सर्जी पदार्थ है। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? किसके द्वारा? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया किसके द्वारा बनाया जाता है? लीवर के द्वारा। नेक्स्ट अगला आता है स्किन। भाई त्वचा के द्वारा किस प्रकार से उत्सर्जन किया जाता है? किस प्रकार से उत्सर्जन कौन से पदार्थ का किया जाएगा? तो देखिए हम लोग देखते हैं कि स्किन के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जिन्हें हम कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियां या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? मानव शरीर के वे अंग जिनके द्वारा एंजाइम या फिर जूस यानी कि रस स्रावित किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं बहिस्त्रावी या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखिए 2 प्रकार की ग्रंथियां कौन सी है? सबसे पहला पसीना ग्रंथि। पसीना भी एक तरह की ग्रंथि है जिसको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, पसीना ग्रंथि। और दूसरा है सीबम ग्लैंड्स यानी कि तैलीय ग्रंथि। पहला है स्वेट ग्लैंड, स्वेट लिख देते हैं SWEAT, स्वेट। स्वेट स्टैंड्स फॉर पसीना। और दूसरा है सीबम, SIEPEM, सीबम। पहला है स्वेट ग्लैंड, दूसरा है सीबम ग्लैंड। यानी कि स्किन, त्वचा के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। पहला है पसीना ग्रंथि, तो दूसरा है तैलीय ग्रंथि। ये जो पसीना ग्रंथि है इसके द्वारा किसका स्रावण किया जाता है? हमारे शरीर से जब हम हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, जॉगिंग वॉगिंग करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, जिम जाते हैं, उस टाइम से शरीर से पसीना निकलता है, और पसीने का स्रावण जो है किसके द्वारा किया जाएगा? स्वेट ग्लैंड्स या फिर पसीना ग्रंथियों के द्वारा। पसीना भी एक उत्सर्जी पदार्थ ही है। भी पसीना जो है वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। दूसरा सीबम ग्लैंड्स, तैलीय ग्रंथियाँ। जब हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं या फिर ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिसके कारण थोड़ा सा माइंड के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है, उस सिचुएशंस के अंदर आप लोग देखेंगे हमारे फोरहेड, माथे के ऊपर और नाक के आसपास जो है थोड़ा थोड़ा यानी कि चिकनाई वाला पदार्थ, तेल सा जो है वो स्किन के ऊपर देखने को मिलता है। ये चिकनाई वाला पदार्थ निकला कहाँ से? स्किन के अंदर से निकला है, त्वचा के अंदर से निकला है। अब त्वचा के अंदर भी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ हैं, और
ऐसी ग्रंथियाँ जिनके द्वारा चिकनाई युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे हम बोलते हैं तैलीय ग्रंथियाँ या फिर सीबम ग्लैंड्स। यानी कि त्वचा जो है उसके द्वारा पसीना और तैलीय पदार्थ जो चिकनाई युक्त पदार्थ हैं उनका शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है। यहाँ तक कर सकते हैं, समझ आ रहा है? आशा करता हूँ काफ़ी आसान है, समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद लंग्स, फेफड़े। यहाँ आके फिर से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जब पढ़ा था तो उसके अंदर लंग्स, फेफड़े थे। फेफड़ों के बारे में डिस्कस हमने की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र सेक्शन के अंदर। लेकिन इस एक्सक्रेटरी उत्सर्जन तंत्र के अंदर भी लंग्स 3rd नंबर पे ऑर्गन लिख रखा है। ये किस प्रकार से है देखिए, जब हमने श्वसन के बारे में पूर्ण प्रक्रिया पढ़ी थी, हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके थे, तो वहाँ पे देखिए लंग्स के अंदर भी फेफड़े की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में हमने पढ़ा था एल्वेलाई के बारे में। एल्वेलाई यानी कि कूपिका, फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं कूपिका। और कूपिकाओं का मेन फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना सारा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य किया जाता है कूपिकाओं के द्वारा। यानी कि हम वायु से, नाक से जो वायु लेते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो नाक से होती हुई फिर ग्रेसनी, यहाँ से फेरिंक्स, उसके बाद एपिग्लोटिस के थ्रू यहाँ से लैरिंक्स, स्वर यंत्र या फिर वोकल कॉर्ड जिसके अंदर थे हमने पढ़ा था। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद दो डिवीजन जो हो रहे थे ब्रोंकाई के रूप में, और ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स से फिर एल्विलाई। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करके जो हमने अध्ययन किया था, यानी कि कूपिकाएँ जो है, ये कूपिकाओं का कार्य क्या है कि ऑक्सीजन को इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आउट करना। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ही हम लोग बोल सकते हैं भी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका अधिकतर कोई कार्य नहीं है, उसकी अधिकता के कारण हम जो है वो सांस नहीं ले सकते हैं। ऑक्सीजन जो है काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ब्लड के अंदर सोल्यूबल गैस की बात की जाए, रक्त के अंदर घुलनशील या फिर ऐसी गैस जो रक्त के अंदर विलय हो सकती है वो है ऑक्सीजन। इस प्रकार से ऑक्सीजन को इन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आउट करने के लिए लंग्स, फेफड़े जो है काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहे हैं। और फेफड़ों के अंदर एल्विलाई, कूपिका, जिसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स हम बोलते हैं, इनकी संख्या यदि देखी जाए तो दोनों फेफड़ों के अंदर कूपिकाओं की संख्या 2 लाख होती है। प्रति एक फेफड़े के अंदर 1-1 लाख कूपिकाएँ पाई जाती हैं। इसकी कंप्लीट यदि हम वर्क फंक्शन के बारे में देखें तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास देखिए आप लोग, वहाँ पे एल्विलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, सारा का सारा सेक्शंस जो है एडम्स एप्पल, इनके बारे में सब कुछ विस्तार से आप लोगों को पढ़ा रखा है। एक बात ध्यान से नोट कीजिए, देखिए NTSC रेलवे जो है उसके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। हम अब जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जूलॉजी सेक्शन यानी कि जनरल साइंस की क्लास के अंदर हम लोग काफ़ी सारे सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड भी। एग्जाम के अंदर तो 101% आने की पॉसिबिलिटी रहती है। डे लाइफ के अंदर यदि हमसे पूछा जाए कि भी गुर्दे कहाँ हैं, राइट वाला जो है उसका फंक्शन क्या है, लेफ्ट वाला क्या है, लंबाई चौड़ाई पूछी जाए, गुर्दे के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, बाहरी को क्या बोलते हैं, कई बार यूरिनल इन्फेक्शन, पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट भी हम खुद से चेकअप नहीं कर पाते हैं, किसी दूसरे पढ़े लिखे इंसान को दिखाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हाईली अच्छे तरीके से जो जिसको बायो के बारे में नॉलेज है उसके पास जाना पड़ता है। आप लोग +2 क्लास पास हैं, +2 हैं, ग्रेजुएट हैं, BA BSc BCom कर रखे हैं। यदि आप इस तरह से, आप नॉन मेडिकल से हैं, यदि आप लोग इस तरह के टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो आपको नॉलेज नहीं हो सकती है। इसलिए कंपटीशन लेवल के जो जितने सारे भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे पटवारी का है, ग्राम सेवक सेक्रेटरी का है, क्लरिकल कैडर के अंदर जितने सारे भी आते हैं, ग्रुप D के अंदर जितने सारे भी आते हैं, राजस्थान की यदि बात की जाए तो पटवार के अंदर, रीट के अंदर और सेकंड ग्रेड के जो टीचर हैं उनके अंदर भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़े ध्यान से देखेंगे, आपके जो है काम की साबित होएगी। आगे हम नेक्स्ट सेक्शन आता है
किडनी यानी कि वृक्क, गुर्दे, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुर्दे के बारे में। गुर्दे तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है उसका सबसे पहला प्रायोरिटी की यदि बात की जाए तो फिर एक्सक्रेशन के अंदर, उत्सर्जन के अंदर सबसे अधिक अहम रोल किसके द्वारा अदा किया जाएगा? किडनी या फिर वृक्क, गुर्दे भी हम इसको बोल सकते हैं। गुर्दों की संख्या मनुष्य के अंदर 2 पाई जाती है। यहाँ से यदि हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कई बार हमसे पूछा जाता है कि गुर्दे होते कहाँ हैं हमारे शरीर के अंदर? गुर्दे जो है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो देखिए भी, हमने जब बोन्स, हड्डियों के बारे में पढ़ा था तो चेस्ट वाला जो सेक्शन था एक्जियल के अंदर, वहाँ पे हमने 25 हड्डियाँ पढ़ी थी, जिसके अंदर 12 जोड़े पसलियाँ यानी कि 12 पेयर जो है वो रिब्स के बारे में हमने यहाँ से रीड किया था। एक बीचों बीच जो है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। 12 जोड़े पसलियाँ पाई जाती हैं। ऊपर के जो 7 जोड़े हैं उसको वास्तविक पसली या फिर ट्रू रिब्स बोलते हैं। बीच के जो 3 जोड़े पसलियां हैं, उन 3 जोड़े पसलियों को हम फॉल्स, स्यूडो या फिर अवास्तविक पसलियां बोलते हैं। और नीचे वाले जो 2 जोड़े हैं यानी कि 7 और 3 10 और 2 12, इस प्रकार से 12 जोड़े कंप्लीट करने। नीचे वाले दो जोड़े हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स या फिर तैरती हुई पसली के नाम से जाने जाते हैं। जब हम बैक सेक्शन पढ़ते हैं तो रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर हमने 26 हड्डियां पढ़ी थी। उस वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर देखिए भी, थोरिक सेक्शन जो पढ़ रहे हैं छाती के बारे में, इसके अंदर नीचे वाले 2 जोड़े, इसके अंदर नीचे वाले 2 जोड़े थोरिक सेक्शन के अंदर जो फ्लोटिंग रिब्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे थे वहाँ से। और यदि वर्टिब्रेट कॉलम की यदि हम बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी की जो हम बात करते हैं, तो उस बैकबोन का जो पीछे वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ये जो नीचे वाले, ऊपर वाले जो 2 सेक्शन हैं, वहाँ उनके बीच में एक कैविटी है। कैविटी को बोलते हैं होल या फिर जगह। एक जो जगह है, उस जगह के ऊपर हमारे फेफड़े, किडनी या फिर गुर्दे जिसको बोलते हैं, वो अवस्थित होते हैं। उनकी एग्जैक्ट लोकेशन वही है, यानी कि थोरिक सेक्शन का जो नीचे वाला भाग है वहाँ से स्टार्ट होके और पीछे वर्टिब्रेट कॉलम का जो ऊपर वाला भाग है वहाँ तक अवस्थित होते हैं। और जहाँ पे फेफड़े रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं पेरिटोरियल कैविटी। उस जगह को हम बोलते हैं पेरिटोरियल कैविटी, पेरिटोरियल गुहा भी बोल सकते हैं हिंदी में। पेरिटोरियल गुहा या फिर कैविटी हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश के अंदर भी पेरिटोरियल जो है वो सेम ही रहेगा, पेरिटोरियल गुहा या फिर पेरिटोरियल कैविटी। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को जो है सारा सब कुछ समझ आ गया। बहुत आसान था, बड़े अच्छे तरीके से करवाया है। तो देखिए एक बार इसको हम साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें करना है किडनी या फिर वृक्क, यानी कि 4th सेक्शन के अंदर वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में, गुर्दे के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको बड़े विस्तार से पढ़ना है, इसलिए इसको लास्ट में जो है हम स्टडी करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा भी उत्सर्जन होता क्या है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की या फिर जितने सारे भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, खास बात जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, उनको शरीर से बाहर निकालने की इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन। और इसके अंदर जितने सारे पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल है और उसके बाद क्रिएटिनिन है, इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। और मानव शरीर के ऐसे अंग जो इस प्रकार के उत्सर्जित पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी अंग। और काफ़ी सारी, हमने 4 यहाँ पे उत्सर्जी अंग पढ़े हैं, कई कई जगह पे जो है आपको 5 भी पढ़ने को मिलते हैं। 5वें नंबर पे बड़ी आंत को लिख देते हैं। 5वें नंबर पे बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन को इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। पाचन तंत्र के अंदर हम अध्ययन करते हैं बड़ी आंत, उसके बारे में सब कुछ, यानी कि सिक्कम के बारे में, रेक्टम के बारे में, कोलोन के बारे में, छोटी आंत से बड़ी आंत का जो जोड़ है उसके बारे में, और फिर लास्ट में एनएस यानी कि गुदा के बारे में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के अंदर अध्ययन कर रखा है। उत्सर्जन तंत्र के अंदर हम लोग बड़ी आंत को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं,
इसलिए हमने 4 अंग पढ़े। सबसे पहला लीवर यकृत, दूसरा था स्किन त्वचा, तीसरा था लंग्स फेफड़े और चौथे नंबर पे था किडनी वृक्क या फिर गुर्दे। इन 4 अंगों के द्वारा जितने सारे भी उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, यानी कि भाई उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए काफ़ी सारे अंग, और उन अंगों के अंदर हम 4 मेन इंक्लूड कर रहे हैं। इन 4 अंगों के समूह को ही हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब देखिए, इन उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जितने सारे भी जंतु हैं, उन जीव जंतुओं को हमने 4 भागों में विभक्त किया है। आप लोगों को 3 भाग पढ़ने को मिलेंगे, चौथा जो है आप अच्छे स्टैंडर्ड की बुक देखेंगे वहाँ से मिल सकता है, अदरवाइज आप लोग 3 ही पढ़ते हैं, चौथा हम लोग आपको अभी बता देते हैं। 4 भागों में विभक्त किया है, और वो भाग किस प्रकार से हैं देखिए। सबसे पहला मैं लिख देता हूँ, या फिर आप लोग कर सकते हैं कि भी उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीव जंतुओं को, या फिर जितने सारे भी जंतु हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। मेनली तो ह्यूमन बीइंग मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके भी पढ़ सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं तो इसके अंदर यानी कि जितने सारे भी उत्सर्जित पदार्थ हैं, उन उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर हम जितने सारे भी जीव जंतु हैं उनको 4 भागों में विभक्त करते हैं। और सबसे पहला जो भाग है उसके अंदर हम लिख देते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक या फिर इसको इंग्लिश में यूरियोटैलिक यूरियोटैलिक ही बोलेंगे। या फिर इसको यूरोटैलिक भी बोल सकते हैं, यूरोटैलिक। पहला है यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक या फिर यूरोटैलिक भी हम इसको बोल सकते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं। दूसरा हम डिवाइड करते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक के अंदर, और तीसरा हम यहां से लिखने जा रहे हैं अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक, और चौथा हम लिखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में बता रहा था आप लोगों को कि 3 आपको हर किसी बुक के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन चौथा जो है बड़े रेयर चांसेस के अंदर मिलता है। इसको हम बोलते हैं गुआनोटैलिक, गुआनोटैलिक। पहला है यूरियोटैलिक या फिर यूरोटैलिक, दूसरा है यूरिकोटैलिक, और तीसरा है अमोनोटैलिक, और चौथा है गुआनोटैलिक। अब देखिए, यूरियोटैलिक या फिर यूरोटैलिक के अंदर होता क्या है, जितने सारे भी ह्यूमन बींग्स हैं, भी जितने सारे भी जीव जंतु यूरियोटैलिक या फिर यूरोटैलिक विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का निष्कासन किया जाता है। यानी कि शरीर से बाहर जो है यूरिया का निष्कासन किया जाता है, और यूरिया को हम लिखते हैं NH2CO NH2, NH2CO NH2। ऐसे जीव जंतु जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का निष्कासन किया जाता है, शरीर से बाहर यूरिया का निष्कासन किया जाता है, ऐसे पदार्थों को हम बोलेंगे यूरियोटैलिक या फिर यूरोटैलिक। और इस विभाग के अंतर्गत मनुष्य, और इस विभाग के अंतर्गत सबसे पहले हम शामिल करते हैं मनुष्य या फिर ह्यूमन बींग्स को। इसके अंदर शामिल किया जाता है। मेंढक उभयचर के अंदर आता है। देखिए, मेंढक जल में भी रहता है तो थल में भी रहता है। जब थल पर रहता है तो फिर उसके द्वारा जो एक्सक्रेशन किया जाएगा, उस एक्सक्रेशन के अंदर उसको शरीर से बाहर जो है यूरिया का निष्कासन करता है मेंढक। तो यूरिया का जब निष्कासन करेगा तो फिर इस केस के अंदर हम मेंढक को शामिल करेंगे यूरियोटैलिक या फिर यूरोटैलिक। इस तरह के रेयर चांसेस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जो है जब मिलते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट यानी कि जो सूटेबल होएगा वही मिलेगा। ये नहीं है कि मेंढक के बारे में पूछ लिया और वहाँ पे यूरियोटैलिक भी आ गया और वहाँ पे अमोनोटैलिक या फिर और कौन सा भी जो है वो आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेंढक को शामिल कर रखा है यूरियोटैलिक या फिर यूरोटैलिक के अंदर।
अगला आता है यूरिकोटैलिक। जितने सारे भी बर्ड्स यानी कि जितने सारे भी पक्षी हैं सभी पक्षियों को यूरिकोटैलिक सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि यूरिकोटैलिक के अंदर जितने सारे भी पक्षी आते हैं उन पक्षियों के द्वारा यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल जो है उसका स्त्रावण किया जाता है। ऐसे पक्षी या फिर सभी पक्षियों के द्वारा यूरिक अम्ल का स्त्रावण किया जाता है, और जिनके द्वारा यूरिक अम्ल का स्त्रावण किया जाता है, शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है, उनको हम शामिल करते हैं यूरिकोटैलिक सेक्शन के अंदर। तीसरा आता है अमोनोटैलिक। ऐसे जीव जंतु जिनके द्वारा अमोनिया का निष्कासन किया जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, अमोनिया NH3 हम लिख सकते हैं इस तरह से, अमोनिया का निष्कासन किया जाता है, ऐसे जीव जंतुओं को हम अमोनोटैलिक श्रेणी के अंदर रखते हैं। और इस अमोनोटैलिक के अंदर आते हैं फिश यानी कि मछली, जलीय जंतु जो है उनको हम अमोनोटैलिक सेक्शन के अंदर रखते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है वो यूरिया से ज़्यादा डेंजरस या फिर ज़्यादा जहरीला तत्व हम इसको बोल सकते हैं, एक विषैला तत्व है। इस प्रकार से जब निष्कासन होएगा तो फिर जल के अंदर ही हो जाएगा अमोनिया का, जल के अंदर जब निष्कासन होएगा तो फिर ज़्यादा इसके हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए जलीय जंतुओं के द्वारा किसका निष्कासन किया जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में? अमोनिया का। धरातल पे जो रहते हैं जैसे कि मनुष्य है, मेंढक है, इस प्रकार से इनके द्वारा किया जाता है यूरिया का निष्कासन NH2 CO NH2। और यूरिकोटैलिक जितने सारी पक्षी हैं उनको हम शामिल करते हैं यूरिकोटैलिक श्रेणी के अंदर, और पक्षियों के द्वारा यूरिक अम्ल का शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है गुआनोटैलिक। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुआनोटैलिक के बारे में। गुआनोटैलिक के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं मकड़ी, स्पाइडर जिसको बोलते हैं, और बिच्छू। मकड़ी और बिच्छू दो जो है उसको हम शामिल करते हैं गुआनोटैलिक श्रेणी के अंदर। मकड़ी और बिच्छू को गुआनोटैलिक श्रेणी के अंदर शामिल किया जाता है। देखिए सबसे पहला था यूरियोटैलिक, यूरिया का निष्कासन किया जाता है। यूरिकोटैलिक के अंदर यूरिक अम्ल का निष्कासन किया जाता है। अमोनोटैलिक के अंदर अमोनिया का निष्कासन किया जाता है। और गुआनोटैलिक के अंदर ग्वानिन का निष्कासन किया जाता है। और वो ग्वानिन का निष्कासन किसके द्वारा किया जाएगा? मकड़ी और बिच्छू दोनों के द्वारा जो है किया जाता है। यहाँ तक इस प्रकार से उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर हमने जितने सारे जीव जंतु थे उनको 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। सबसे पहला यूरियोटैलिक, उसके बाद यूरिकोटैलिक, उसके बाद अमोनोटैलिक और लास्ट में गुआनोटैलिक। आशा करता हूँ आप लोग कर सकते हैं। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ तक जो है हम साफ कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। किडनी, वृक्क या फिर गुर्दे। देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है किडनी, वृक्क या फिर गुर्दे। सबसे पहले मनुष्य के अंदर गुर्दों की संख्या कितनी होती है? हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुर्दे पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। उसके बाद आता है स्टडी, अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गुर्दों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गुर्दों का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी कहलाती है। और इस गुर्दों का अध्ययन करने वाले यानी कि जो डॉक्टर हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गुर्दों का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी, और इसका अध्ययन करने वाले कहलाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। यदि हमसे यहाँ कलर यानी कि रंग के बारे में पूछा जाए तो फिर गुर्दों का रंग होता है रेड ब्राउन यानी कि भूरे लाल। भूरे लाल
यदि गुर्दों का रंग पूछा जाए तो भूरे लाल, और प्रत्येक गुर्दे का यदि हमसे वजन पूछा जाए, वेट के बारे में यदि डिस्कस करते हैं वजन, तो फिर 140 से लगभग 170 ग्राम के आसपास हम कर सकते हैं प्रत्येक गुर्दा। प्रत्येक गुर्दे के अंदर यदि वजन हमसे वेटेज पूछा जाए तो 140 से 170 ग्राम वेटेज होता है प्रत्येक गुर्दे के अंदर। और गुर्दा जहाँ पे रखा जाता है हमारे शरीर के अंदर, उस जगह को बोलते हैं पेरिटोरियल कैविटी। आप लोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पेरिटोरियल कैविटी। आप लोग जानते हैं हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम बोलते हैं सेल या फिर कोशिका। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं, भिन्न भिन्न अंग हैं, जैसे कि यदि लंग्स की बात की जाए, ये फेफड़े जो है, फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के बारे में यदि पूछा जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आएगा। यहाँ से फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम बोलते हैं एल्विलाई या फिर कुपिका। यदि ब्रेन से रिलेटेड पूछा जाए, भी दिमाग मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। उसी तरह से यदि हमें यहाँ से किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में पूछा जाए, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के बारे में पूछा जाए, तो फिर वो होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स लिख देते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स की यदि हमसे संख्या पूछी जाए तो मनुष्य के अंदर 2 गुर्दे होते हैं। प्रत्येक गुर्दे के अंदर 1 मिलियन, प्रत्येक गुर्दे के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन आप लोग समझ सकते हैं, इतना भी कुछ बताने की ज़रूरत आशा करता हूँ नहीं है। प्रत्येक गुर्दे के अंदर यदि संख्या पूछी जाए नेफ्रॉन की 1 मिलियन है। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स। उसके बाद गुर्दे के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली बनी होती है। चारों तरफ जो झिल्ली बनी होती है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। गुर्दे के चारों तरफ जो झिल्ली, जो आवरण बना होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। उसके बाद यहाँ से यदि हमसे लंबाई पूछी जाए कि प्रत्येक गुर्दे की लंबाई कितनी होती है, लंबाई हम लिख देंगे 10 से 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई या फिर जिसको मोटाई बोलते हैं, यदि मोटाई की बात की जाए तो गुर्दे की मोटाई होती है 3 से 5 सेंटीमीटर। गुर्दे की लंबाई पूछी जाए 10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई पूछी जाए 3 से 5 सेंटीमीटर। इसके बारे में, किडनी के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृक्क, गुर्दे या फिर किडनी का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। और अध्ययन करने वाले लोगों को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। रंग पूछा जाए भूरा लाल, वजन पूछा जाए 140 से 170 ग्राम प्रत्येक गुर्दे के अंदर वजन पाया जाता है। और गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। संख्या पूछी जाए 1 मिलियन इन एवरी किडनी, यानी कि प्रत्येक गुर्दे के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी कि दोनों गुर्दे के अंदर यदि नेफ्रॉन्स की संख्या पूछी जाए 2 मिलियंस के बराबर है। और गुर्दा जिस आवरण से चारों तरफ, जिस मेम्ब्रेन से चारों तरफ ढका होता है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। और लंबाई की बात की जाए 10 से 12 सेंटीमीटर गुर्दे की। यदि मोटाई की बात की जाए 3 से 5 सेंटीमीटर। और जहाँ पे गुर्दा रखा जाता है उस जगह को हमारे शरीर में बोलते हैं पेरिटोरियल कैविटी। पेरिटोरियल कैविटी हम इसको बोलते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोग कर सकते हैं। कई बार देखिए, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है भी, कई लोग जो है जहर पीड़ित रोगी होते हैं, कई लोग जहर पी के मर जाते हैं भी। इंसान जहर पिएगा तो फिर उसका कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ से गुर्दा नहीं कर सकते हैं हम लोग। भाई गुर्दे का मेन फंक्शन क्या है? जहर क्या है? जहर क्या कोई काम की चीज़ है? नहीं, अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि उसके अंदर जो कैपेसिटी है, उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो पावर है, उस पावर को डीएक्टिवेट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? इस गुर्दे के द्वारा, इस किडनी के द्वारा। इसलिए जहर का असर
गुर्दे के ऊपर या जहर पीड़ित रोगी जो है उसका हम पता यहाँ गुर्दे के द्वारा नहीं लगा पाते हैं। इसका पता कि भी किस इंसान ने जहर पिया है, जो मृत प्राणी है, मृत इंसान है, उसने जहर लिया कि नहीं लिया, इस बात का पता हम किसके द्वारा पता कर पाते हैं? लीवर यानी कि यकृत, जिगर जो है उसके द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। किडनी, स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक बार किडनी की। रफली स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। बड़े ध्यान से डिनोट करना है इसको।
देखिए भी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से ही सारा सब कुछ जो है वो समझ आएगा। देखिए किडनी के बारे में थोड़ा हमने पढ़ लिया था पहले कि किडनी के अंदर यदि हमसे वेटेज पूछा जाता है, वज़न पूछा जाता है, हम बता देंगे कि किडनी के अंदर 140 से 170 ग्राम अप्रोक्सीमेट। देखिए एग्जैक्ट किसी भी शरीर का हम नहीं बता सकते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट जो है आइडिया लगा सकते हैं। कोई इंसान हल्का है, कोई भारी है, किसी का ऑर्गन थोड़ा छोटा है, किसी का बड़ा है, यानी कि वेरिएशन जो है वेटेज के अंदर वो देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के अंदर 2 गुर्दे पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। हमने इस प्रकार से ये गुर्दा बनाया रफली। इसके अंदर देखिए हर एक गुर्दे का जो बाहर वाला हिस्सा है, गुर्दे के बाहरी भाग को हम बोलते हैं कोर्टेक्स और गुर्दे के आंतरिक भाग को हम बोलते हैं मेडुला। किसी भी गुर्दे के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहेंगे और गुर्दे के आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। और गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। यहाँ से डिनोट कर रखा है नेफ्रॉन, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और इनकी संख्या पूछी जाए तो 1 मिलियन इन प्रत्येक गुर्दे के अंदर 1 मिलियन संख्या होती है, यानी कि दोनों गुर्दों के अंदर संख्या पूछी जाए तो 2 मिलियन है। और उसके बाद गुर्दा जिस आवरण से, जिस झिल्ली से चारों तरफ से ढका होता है उसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। उस आवरण को बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। और उसके बाद इसके अंदर देखिए ट्रेंगल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं इनको पिरामिड बोलते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि गुर्दे के आंतरिक भाग की संरचना किस प्रकार से होती है तो हम बोल सकते हैं कि गुर्दे के आंतरिक भाग की संरचना पिरामिडल संरचना होती है। उसके बाद आपको 2 डक्ट इस प्रकार से वाहिकाएं जो दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज, रीनल वर्ड जहाँ पे भी दिखाई दे, रीनल का मतलब यानी कि हम यहाँ पे जो है किडनी से रिलेटेड, गुर्दे से संबंधित सारा सिस्टम जो है वो पढ़ रहे हैं। रीनल आर्टरीज, उस रीनल आर्टरीज को हम हिंदी में बोल सकते हैं वृक्कीय धमनी। वृक्कीय धमनी, रीनल वृक्कीय और आर्टरीज जो है उसको बोलते हैं धमनी। रीनल आर्टरीज या फिर वृक्कीय धमनी। यहाँ से रीनल आर्टरीज और रीनल वेन, एक रीनल आर्टरी है तो दूसरी रीनल वेन है। अब देखिए रीनल आर्टरी जो है इसके भी 2 टाइप होते हैं, पहला है एफेरेंट और दूसरा है इफेरेंट। यानी कि एक तो जो है वो ब्लड को लेके आती है, जो लेके आती है उसको हम बोलते हैं एफेरेंट। देखिए आना, ठीक है, जो ब्लड को लेके आती है, आने वाली को एफरेंट, ए को ए के साथ मिला देंगे, एफरेंट। इसको हिंदी में लिख सकते हैं एफरेंट। एफरेंट ऐसे ए को मिला देंगे, यानी कि जो रक्त को, जो रुधिर को लेकर आती हैं, आने वाली एफरेंट और जाने वाली इफरेंट। यदि हमसे पूछा जाए कि वृक्कीय धमनी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, पहला एफरेंट तो दूसरा है इफेरेंट। जो रक्त को लेकर आती है उसको एफेरेंट और जो लेकर जाती है उसको इफेरेंट हम बोल सकते हैं। यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से जो मिड सेक्शन है इसको हम बोलते हैं हाइलम, जहाँ पे यूरेथ्रा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन सारे के सारे, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है द्वार होता है, ओपनिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे किडनी की जहाँ पे सबसे ज़्यादा है उस सेक्शन को हम बोलते हैं हाइलम। और इस हाइलम के अंदर ही होता है पेल्विस। पेल्विस जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट है गुर्दे का, पेल्विस। कई बार आप लोग देखते हैं हमारे पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन के अंदर पेशाब के अंदर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्लड यानी कि रक्त आना स्टार्ट हो जाता है, पेशाब के अंदर खून आने शुरू हो जाते हैं। वो किसकी वजह से? यदि पेल्विस प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं करेगा तो पेल्विस की इम्बैलेंसिंग या फिर इसके इम्प्रॉपर
वर्किंग फंक्शन के द्वारा यानी कि सही ढंग से कार्य ना करने के कारण हमारे मूत्र के अंदर, हमारे पेशाब के अंदर, हमारे यूरिन के अंदर जो है वो रक्त आना, खून आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन जो है, यानी पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन बीमारी छोटी मोटी जो है हम लोगों को हो गई है। आर्टरीज, वेन, अभी फंक्शन क्या है, यानी कि ब्लड की प्यूरिफिकेशन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ा था। लंग्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। वहाँ पे तो फंडा था केवल मात्र ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। लेकिन यदि यहाँ की बात की जाए तो हमारे शरीर के अंदर देखिए, हर कोई इंसान, हर किसी व्यक्ति की इतनी पहुँच नहीं है कि वो फिल्टर करके पानी पिए। भी जमींदार लोग जो है वो जैसा पानी मिला, भी प्यास बुझनी चाहिए उसको पी लेते हैं। काफ़ी सारी अशुद्धियाँ आपको देखने को मिलेंगी। कुछ एक लोग जो पानी पीते हैं उनका यदि हम TDS देखते हैं, TDS का मतलब समझते हो, टोटल डिजोल्ड साल्ट, यानी कि TDS देखा जाए तो कुछ एक लोग 2-2 हज़ार TDS तक का पानी ले लेते हैं। वो डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर डालेगा? किडनी के ऊपर डालेगा, किडनी के ऊपर डालेगा, क्योंकि काफ़ी सारा टॉक्सिक एलिमेंट उसके अंदर देखने को मिलते हैं। लीवर के ऊपर भी उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि हम जो पानी लेते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे आयंस हैं। भाई बहुत सारे आयंस भी हैं, जिन आयंस जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बुरे हैं, बहुत सारे हमारे काम के भी हैं। कुछ एक जो है अत्यधिक मात्रा जिनकी है, यानी कि अति से तो अमृत भी जहर हो जाएगा। काफ़ी सारे आयंस देखने को मिल सकते हैं। ब्लड के अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटी होती हैं और उन इम्प्योरिटी के अंदर भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। हम नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, आयंस होते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं वो भी होता है। और उसके बाद ब्लड के अंदर यूरिन, पेशाब जो है वो ब्लड के अंदर ही डिजोल्व होता है। इस प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का, फिल्ट्रेशन करने का कार्य किया जाता है गुर्दे या फिर किडनी के द्वारा। और इस गुर्दे के ऊपर देखिए इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर आपको डिनोट कर रखा है ये है ग्लैंड, यानी कि हम जब ग्लैंड्स एंड हार्मोन, ग्रंथि एवं हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर अध्ययन करेंगे इसके बारे में विस्तार से। गुर्दे के ऊपर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स या फिर एड्रिनल ग्रंथियां जो है गुर्दे के ऊपर अवस्थित होती हैं। उसके बाद यहाँ से यदि हम देखें तो फिर इसको बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर डक्ट या फिर यूरेटर हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि मूत्रवाहिनी। यदि इस यूरेटर की हमसे लेंथ पूछी जाए तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर के आसपास। यूरेटर की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर के आसपास। और फिर यहाँ से ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली जिसको बोल सकते हैं, या फिर जिसको हम मूत्राशय भी बोल देते हैं। इस मूत्राशय के अंदर यूरिन जो है, पेशाब जो है वो एकत्रित हो जाएगा। यहाँ से ब्लड की प्यूरिफिकेशन के बाद भाई ब्लड प्यूरिफाई होकर शुद्धिकरण जब ब्लड का हो जाएगा तो वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ है लिक्विड फॉर्म के अंदर, उन लिक्विड के अंदर क्या हो सकता है? यूरिया हो सकता है, उसके बाद आयंस भी हो सकते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, काफ़ी सारे एसिड, काफ़ी सारे अम्ल भी यहाँ से देखने को हमें मिल सकते हैं या फिर मिलेंगे। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, प्रोटीन वगैरह इस तरह के जो पदार्थ हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से मूत्र जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यूरिन इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इसको बोलते हैं मूत्राशय या फिर यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी के बारे में यदि हम देखते हैं तो फिर देखिए यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मेल्स यानी कि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के अंदर इसकी कैपेसिटी होती है 800 ml, यानी कि पुरुषों के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 800 ml यूरिन स्टोर किया जा सकता है, यानी कि वो स्टोर कर सकते हैं। उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी पावर होती है, इतनी अक्षमता होती है कि 800 ml तक जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। यदि फीमेल यानी कि स्त्रियों के अंदर, यदि महिलाओं के अंदर देखा जाए तो इसकी कैपेसिटी होती है 500 ml। यदि यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय या फिर इस पेशाब की थैली की अक्षमता देखी जाए तो पुरुषों के अंदर होती है 800 ml और स्त्रियों के अंदर पाई जाती है 500 ml। और फिर यहाँ से जो है इस प्रकार से ये जो मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा के द्वारा पेशाब का या फिर मूत्र का निष्कासन हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और इस यूरेथ्रा से भी थोड़ा क्वेश्चन बन रहा है, कई बार हमसे पूछते हैं कि मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से देखिए पुरुषों में
यदि लेंथ से क्वेश्चन आए कि पुरुषों के अंदर यूरेथ्रा जो है उसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर, और महिलाओं या फिर स्त्रियों के बारे में पूछा जाए कि स्त्रियों में यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है, तो फिर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई होती है यूरेथ्रा की। स्त्रियों में यूरेथ्रा की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, पुरुषों के अंदर यूरेथ्रा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कर सकते हैं किडनी या फिर गुर्दे संख्या 2 पाई जाती है। लेफ्ट वाला जो है वो थोड़ा सा ऊपर अवस्थित होता है और राइट वाला गुर्दा जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ अवस्थित होता है। ये है रीनल आर्टरी, रीनल वेंस, जिनके द्वारा शुद्ध करने के लिए, यानी कि काफ़ी सारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए रक्त घूमता घूमता जो है इनके द्वारा यहाँ गुर्दे तक पहुँचाया जाता है। पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो लेके जो आती हैं आर्टरीज, और फिर उसके बाद में वेंस जो है वो वापस लेके जाती हैं। आर्टरीज लेके आएंगी और वेंस जो है वापस लेके जाएंगी। आर्टरीज, वेंस, यहाँ बीच वाला सेक्शन है हाइलम, उसके बाद में पेल्विस, और फिर ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसको बोलते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है ही। इस तरह ट्रेंगल लाइक स्ट्रक्चर जो दे रखा है इसको बोलते हैं पिरामिड। यदि हमसे पूछा जाए कि गुर्दे की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, हम लोग बता सकते हैं कि पिरामिडल संरचना होती है गुर्दे की। गुर्दे के आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं, बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और फिर गुर्दा जिस आवरण के द्वारा ढका होता है, जिस मेम्ब्रेन के द्वारा, जिस झिल्ली के द्वारा ढका होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, और गुर्दे जहाँ रखे जाते हैं मानव शरीर के अंदर उसको बोलते हैं पेरिटोरियल कैविटी। उसके बाद रीनल आर्टरी जो है उसके दो टाइप होते हैं, एक एफेरेंट दूसरा इफेरेंट। जो ब्लड को लेके आती हैं एफेरेंट, जो लेके जाती हैं उसको इफेरेंट बोलते हैं। पेल्विस का मेन फंक्शन ब्लड की प्यूरिफिकेशन करने के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशाब के अंदर जब इन्फेक्शन होएगा थोड़ा हल्का बहुत, तो उस स्थिति के अंदर, उस अवस्था के अंदर पेशाब के अंदर से खून आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको यूरिनल इन्फेक्शन बोल देते हैं। वो जब पेल्विस प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेंगे उस सिचुएशंस के अंदर हमसे हो सकता है। उसके बाद यूरेटर यहाँ से फिल्टर होके फिर बाहर से इस प्रकार से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूरेटर डक्ट जिसको बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, लेंथ 25 सेंटीमीटर। उसके बाद ये यूरिन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मूत्राशय के अंदर, या फिर यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं। और इस यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी मेल्स के अंदर 800 ml की होती है और फीमेल्स के अंदर, स्त्रियों के अंदर 500 ml की होती है। और उसके बाद यूरेथ्रा मूत्र मार्ग से, यानी कि मूत्र का निष्कासन शरीर से बाहर एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कर दिया जाता है। और यहाँ से पुरुषों के अंदर यदि इस यूरेथ्रा की लेंथ पूछी जाए तो 10 सेंटीमीटर होती है, और स्त्रियों के अंदर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर यूरेथ्रा की लेंथ पाई जाती है। ये था किडनी, है तो इसी से रिलेटेड। इसको जब हम थोड़ा सा और बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, नेफ्रॉन जो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, इसलिए इसको एक बार साफ़ करना पड़ेगा। आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और इसको साफ साफ कॉपी के अंदर उतार लेंगे। 2-3 बार इसका अध्ययन करेंगे तो सारा सब कुछ जो है बड़े आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई गुर्दे की, जिसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। संख्या यदि पूछी जाए तो 2 मिलियंस, यानी कि प्रत्येक गुर्दे के अंदर नेफ्रॉन की संख्या 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के बराबर है। यहाँ से नेफ्रॉन जो है उसके बारे में देखिए। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस प्रकार से। इसको मैं लिख सकता हूँ वर्कीय धमनी, वर्कीय धमनी, या फिर रीनल आर्टरीज भी बोल सकते हैं, जिनके द्वारा रक्त गुर्दे तक पहुंचाया जाता है शुद्धिकरण के लिए। जिसके ब्लड के अंदर जितनी सारी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को शरीर से बाहर निकालने के लिए ब्लड जहाँ से लेके आया जाता है। इस प्रकार से देखिए एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, छलनी नुमा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। बड़े ही ध्यान से देखेंगे इसको, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस। स्ट्रक्चर उतार लेंगे एक बार।
इंग्लिश के अंदर भी यही है और हिंदी के अंदर भी इनकी नेमिंग जो है वो यही है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है भाई, इसको एक बार देख लेते हैं। इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बहुत ही आसान है। अब देखिए, ये है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई गुर्दे की, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन का वर्क फंक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है, कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है, उसके बारे में अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। जो हमने किडनी के बारे में अध्ययन किया है भी, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र जो है वो सारा कंप्लीट बेसिस ही किडनी के ऊपर है। किडनी के बारे में हमने अभी अभी अध्ययन किया है 2 मिनट पहले। किडनी की संख्या 2, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, उसके चारों तरफ लेयर जो है उसका क्या नाम होता है, गुर्दे के ऊपर ग्रंथि अवस्थित होती है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, लंबाई, उसकी मोटाई, उसके बाद जो है संरचना किस प्रकार से होती है, पिरामिडल संरचना गुर्दे की हम पाई जाती है। और इस प्रकार से काफ़ी सारा जो है अध्ययन किया। अब बिल्कुल बारीकी से जब हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी कि गुर्दे के अंदर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, और उनकी संख्या यदि देखी जाए तो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख है। 20 लाख थोड़े नहीं है गुर्दे, 20 लाख नेफ्रॉन की संख्या पाई जाती है गुर्दे के अंदर। और उनमें से एक नेफ्रॉन का वर्क फंक्शन, क्रियात्मक या फिर कार्य प्रणाली जो है उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। इसी प्रकार से सारे के सारे जो 2 मिलियंस नेफ्रॉन है उन्हीं का वर्क फंक्शन इसी प्रकार से है। और वो किस प्रकार से है, सबसे पहले देखिए, यहाँ से ब्लड लेके आया गया बॉडी के, शरीर के विभिन्न भागों से, यानी कि हमने जब पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, श्वसन तंत्र के अंदर, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के अंदर, कि भाई हर देश से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाने का, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का कार्य किसका है, धमनियों का। और वापस लेके जाने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके जाने का कार्य किसका है, वेन्स या फिर शिराओं का। अब देखिए, यहाँ से देखते हैं भी, जो वर्कीय धमनियाँ हैं, रीनल आर्टरीज हैं, उनके द्वारा ब्लड की यहाँ से सप्लाई की गई। ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ थी, और उन इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या था भाई, NH2CO, NH2 भी क्या था, ये यूरिया था। उसके अंदर पानी के अंदर भी काफ़ी सारी अशुद्धियाँ थी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं H2O जो पानी था उसके अंदर भी अशुद्धियाँ थी। उसके बाद यूरिया था,
उसके बाद क्या था, उसके बाद यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल भी वहाँ पे विद्यमान था और काफ़ी सारे आयंस भी वहाँ पे विद्यमान थे और NaCl सोडियम क्लोराइड भी वहाँ पे विद्यमान था। और उसके बाद एक प्रोटीन है क्रिएटिनिन प्रोटीन या फिर क्रिएटिनाइन भी बोल सकते हैं, क्रिएटिनिन प्रोटीन भी वहाँ पे विद्यमान था उस रक्त के अंदर। इस प्रकार से इन अशुद्धियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन कार्य कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई ही गुर्दे की नेफ्रॉन है। अब देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर इस प्रकार से देखिए, आपको एक गुच्छानुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। यहाँ से देखिए ब्लड आएगा जिसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज हैं, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यानी कि छलनी की तरह कार्य करता है कौन? ग्लोमेरुलस फिल्टर। ग्लोमेरुलस फिल्टर जो है वो छलनी की तरह कार्य करेगा, हमारे रक्त के अंदर जितनी सारी भी अशुद्धियाँ हैं उनको वहाँ पे अवशोषित कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, इकट्ठी कर लेगा। उसके बाद रक्त आ जाएगा यहाँ इस कैप्सूल के अंदर, जिसको बोमन कैप्सूल या फिर बोमन सैम्पुट बोलते हैं। ये बोमन कैप्सूल, बोमन सैम्पुट क्यों? क्योंकि बोमन नामक एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में खोज की थी। सारी जानकारी जो है उस बोमन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, इसलिए इसको बोलते हैं बोमन सैम्पुट या फिर बोमन कैप्सूल। इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो होती होती ऊपर नीचे इस प्रकार से लास्ट में इसको कनेक्ट किया गया है कलेक्टिंग डक्ट या फिर जिसको संग्रहित वाहिकाएं बोलते हैं। और संग्रहित वाहिका के अंदर इस प्रकार से छोटी छोटी देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं आर्टरीज और वेन धमनी और सिराएं इसके साथ कनेक्ट हैं। अब होता क्या है देखिए, इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं PCT, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। PCT स्टैंड्स फॉर, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय PCT? भी PCT जो है उसका विस्तृत रूप लिखिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, PCT को बोलेंगे प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं आगे झुकी हुई नलिकाएं। हिंदी के अंदर इसको बोल सकते हैं आगे झुकी हुई नलिका, आगे झुकी हुई नलिका, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, देखिए नीचे की तरफ जो सेक्शन आया है उसको हमने बोला है डिसेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग लिम्ब है। और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ आपको देखिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब्स। यहाँ से देखिए फिल्टर होता जो है ब्लड इस प्रकार से आगे आता जाएगा, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब्स। और फिर लास्ट के अंदर ये कलेक्टिंग डक्ट है ही। ऊपर देखिए हमने यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ये बीच वाला जो है इसको बोल रखा है DCT, यानी कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। स्टार्टिंग में था PCT प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और बीच वाला है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को हमने बोला है आगे झुकी हुई नलिकाएं, तो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को बोलेंगे पीछे झुकी हुई नलिकाएं। इसको यहाँ से डिनोट कर सकता हूँ, पीछे झुकी हुई नलिका, ये पीछे झुकी हुई नलिका है DCT, और PCT जो है वो आगे की तरफ झुकी हुई नलिका है। अब इनके वर्क फंक्शन देखिए, उससे पहले देखिए थोड़ा सा और रहता है। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। ये जो बीच वाला इस तरह से देखिए ऊपर साइनोसोइडल फॉर्म के अंदर जिस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट साइनोसोइडल वेव के अंदर आगे की तरफ बढ़ता है, उसी प्रकार से ये जो वेव है इसको बोल रखा है लूप ऑफ हेनले, यानी कि लूप ऑफ हेनले ही इसको हिंदी भाषा के अंदर बोलेंगे। अब इसको थोड़ा विस्तार से करते हैं। देखिए स्टार्टिंग का था PCT, जिसको आगे झुकी हुई नलिकाएं बोलते हैं। भाई यहाँ से ब्लड आया जिसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटी थी, उन इम्प्योरिटीज़ के अंदर वाटर भी उसके अंदर अवेलेबल था, यूरिया NH2CO NH2 भी अवेलेबल था, यूरिक एसिड भी था, काफ़ी सारे आयन भी थे, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको नमक बोलते हैं, और क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन भी इस रक्त के अंदर, यानी कि काफ़ी सारी अशुद्धियाँ थी। उन अशुद्धियों को छाड़ने का कार्य, अब आप सोचोगे कि आयंस तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो सारे के सारे आयंस जो है उनको शरीर से बाहर निष्कासित नहीं किया जाएगा, प्रोटीन्स जो है उनको भी निष्कासित नहीं किया जाएगा। हम देखिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से देखते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग देखते हैं PCT स्टार्टिंग का जो सेक्शन है
प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, आगे झुकी हुई नलिकाएं, उनका मेन फंक्शन है कि हमने देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते टाइम पे 3 कंटेंट मेन थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से हमें मिलता है ग्लूकोज। पार्शली जब डाइजेशन होएगा, आंशिक रूप से पाचन होता है, अप्रोक्सीमेट 70%, 70% के आसपास जब भोजन का पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उस अवस्था के अंदर हमें मिलता है ग्लूकोज। दूसरा, प्रोटीन का जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा उस सिचुएशंस के अंदर हमें मिलते हैं अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल भी हम इसको बोल सकते हैं। इस ब्लड के अंदर काफ़ी सारे कंटेंट ऐसे थे जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल शामिल हैं। उस ग्लूकोज और अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड को सक करने का, उसको अब्जॉर्ब करने का और उसको अवशोषित करने का कार्य किया जाएगा पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के द्वारा। कर सकते हैं यहाँ से। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का क्या काम है? हमारे रक्त के अंदर विद्यमान ग्लूकोज और अमीनो अम्ल को अवशोषित करने का कार्य किया जाएगा आगे झुकी हुई नलिका के द्वारा। अब देखिए, यहाँ से इस पीसीटी के द्वारा H पॉजिटिव आयन सेक्रेट किया जाता है। भी H पॉजिटिव आयन जो है वो स्त्रावित किया जाता है इस पीसीटी के द्वारा आगे झुकी हुई नलिका के द्वारा। ये H पॉजिटिव क्या करेगा? भी नेचर कैसा है इसका? नेचर एसिडिक है, अम्लीय प्रकृति का है। H पॉजिटिव आयन तो अम्लीय प्रकृति का है, तो फिर यहाँ से यूरिन का पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यूरिन का पीएच मान यदि देखा जाए तो फिर वो है 6। देखिए, इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। छोटे बच्चे जब खिलाते हैं, इन्फेंट चाइल्ड, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 महीने का या फिर 1 साल के आसपास कोई बच्चा है, उसको हमने गोद में ले रखा है। तो गोद में ले रखा है, छोटा बच्चा बोल तो सकता नहीं है, वो हमें बोल के नहीं बता सकता है कि मुझे जो है शंका हुई है यूरिन के लिए। वो क्या करता है? पेशाब कर देता है। हमारी शर्ट के अंदर भी जो भी हमने कपड़े डाल रखे हैं, टी शर्ट डाल रखी है, स्वेटर डाल रखी है, उसके अंदर ही हम क्या करते हैं? इस तरह से दूर करके छी 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 ऐसे कर देते हैं। आप लोग छी 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 करते हैं ना, छी 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 करते हैं, तो उस छी छी को हम कोरिलेट कर देते हैं 6 के साथ। यानी कि मूत्र का, पेशाब का, यूरिन का पीएच मान यदि हमसे पूछा जाए पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो होता है 6। यहाँ से एक क्वेश्चन और, यदि हमसे पूछा जाए कि पेशाब की प्रकृति किस प्रकार की होती है, किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का, यानी कि अम्लीय प्रकृति का जो है यूरिन देखने को मिलता है। कर सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद अगला सेक्शन आता है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब को डिसेंडिंग लिम्ब ही बोलेंगे हिंदी के अंदर, इसकी कोई हिंदी नहीं है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है यहाँ से ये करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। भी पानी, आप लोग जानते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है मनुष्य के शरीर के अंदर। तो इस प्रकार से पानी का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? डिसेंडिंग लिम्ब के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब, इस असेंडिंग लिम्ब के द्वारा NaCl, सोडियम क्लोराइड और आयंस जितने सारे हैं, सोडियम क्लोराइड और आयंस का अवशोषण किसके द्वारा, यानी कि अब्जॉर्प्शन किया जाएगा असेंडिंग लिम्ब के द्वारा। इम्प्योरिटीज जितनी सारी भी थी, उन इम्प्योरिटीज को शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट थे, उनके अंदर ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, वाटर था, H पॉजिटिव आयन यहाँ से सेक्रेट किया गया था। उसके बाद जो है यहाँ से NaCl और आयन, ये जो था, इस सारे सिस्टम को हमने क्या किया? अब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बाकी का यूरिन बच गया, बाकी का जो सिस्टम बच गया, जो मटेरियल है लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसको बोलते हैं यूरिन, उसको बोलते हैं पेशाब, मूत्र। और उस मूत्र का फिर इस कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि इस संग्रहित वाहिका के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासन कर दिया जाएगा। ये था वर्क फंक्शन, कार्य प्रणाली नेफ्रॉन की कार्य प्रणाली जो है इस प्रकार से थी। इसको हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोग 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आशा करता हूँ इसको 101%, 101% गारंटी के साथ आप लोग इसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आप लोग गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा सेक्शन और रहता है,
उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा सा सेक्शन और रहता है। अब यदि हम यूरिन के कंपोनेंट देखते हैं, मूत्र के यदि कंपोनेंट या फिर घटक देखा जाए, इसमें क्या कौन से कंटेंट शामिल हैं, तो सबसे पहले जो है वो इसके अंदर यूरिन के अंदर है अमोनिया। पहला मैं लिख सकता हूँ अमोनिया है, दूसरा मैं लिख सकता हूँ यूरिया है, तीसरा मैं लिख सकता हूँ यूरिक अम्ल है। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, और उसके बाद है चौथे नंबर पे क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन। यदि यूरिन के कंटेंट देखा जाए, यदि यूरिन के कंटेंट देखा जाए तो यहाँ से 4 कंटेंट निकल के आते हैं। सबसे पहले अमोनिया है, दूसरा यूरिया है, तीसरा यूरिक अम्ल है, और चौथा जो है वो क्रिएटिनिन है। सबसे पहले देखिए अमोनिया। अमोनिया जो है, अमोनिया की फॉर्मेशन किसके द्वारा की जाती है? लीवर के द्वारा। यूरिया की फॉर्मेशन किसके द्वारा की जाती है? लीवर के द्वारा। दोनों की फॉर्मेशन यदि हमसे पूछा जाता है, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण किसके द्वारा, किस अंग के द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा। अमोनिया का निर्माण लीवर के द्वारा। उसके बाद यदि यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल के बारे में पूछा जाए तो फिर यहाँ से होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का जब ब्रेकअप होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का जब ब्रेकअप होएगा, यानी कि जब ये टूटेंगे, ब्रेकअप होएगा न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उस ब्रेकअप के द्वारा यूरिक अम्ल या फिर यूरिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। और ये यूरिक न्यूक्लियोटाइड्स का ब्रेकअप होएगा कब, किस वजह से होता है? हम शुगर जो लेते हैं, मीठा, शर्करा जिसको बोलते हैं, चीनी, जो मीठा लेते हैं, या फिर बेसिक मटेरियल, अक्षारीय प्रकृति के जितने सारे भी खाद्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं, चीनी जो हम खाते हैं, उसके द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स का ब्रेकअप होएगा। और न्यूक्लियोटाइड्स का जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो यहाँ से यूरिक एसिड या फिर यूरिक अम्ल जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन, ये क्रिएटिनिन कहाँ पाया जाता है? बोन्स, हड्डियों के अंदर। बोन्स या फिर हड्डियों के अंदर जैसे ही क्रिएटिनिन फोस्फेट, क्रिएटिनिन फोस्फेट के ब्रेकअप से, इसके टूटने से बनता है क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन। इसके ब्रेकअप से जो है क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन जो है वो बनता है। उसके बाद कुछ एक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। यदि यहाँ से देखा जाए यूरिन के कंटेंट जो है किस परसेंटाइल के अंदर होते हैं, तो परसेंटाइल की यदि हम डिस्कस करते हैं तो परसेंटाइल में देखिए सबसे पहले भी यूरिन के अंदर 95% यानी कि मूत्र के अंदर 95% पानी पाया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं 2.6% के अंदर यूरिया पाई जाती है, 2% के अंदर यहाँ से क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और 0.4% के अंदर यूरिक अम्ल 0.4% के अंदर यहाँ से यूरिक एसिड या फिर यूरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। यदि हमसे कंपोजिशन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मूत्र के घटक किस परसेंटाइल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, 95 परसेंटाइल, 95% पानी पाया जाता है, 2.6% यूरिया पाई जाती है, 2% जो है वो क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और 0.4% यूरिक अम्ल हमें देखने को यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद कई बार हमसे जो है पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय GFR। GFR क्या है? GFR को हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। ये GFR स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। ये ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट क्या होता है कि भाई देखिए, रक्त का शुद्धिकरण, यानी कि काफ़ी सारी अशुद्धियाँ हैं शरीर से बाहर निकाली जा रही हैं, तो
ब्लड का फिल्टर ही होएगा। ब्लड की फिल्टर रेट इस ग्लोमेरुलस फिल्टर के द्वारा कितना ब्लड किस हिसाब से फिल्टर किया जाएगा, इसकी रेट कितनी है, यदि हमसे रेट पूछा जाए तो कर सकते हैं 125 ml पर मिनट। प्रत्येक मिनट के अंदर 125 ml रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है इस ग्लोमेरुलस फिल्टर के द्वारा। जो अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, उसके द्वारा 125 ml प्रत्येक मिनट के अंदर रक्त का शुद्धिकरण किया जा रहा है। यदि वन डे, एक दिन के अंदर हमसे पूछा जाए तो यहाँ से हम कर सकते हैं 180 लीटर पर डे। प्रत्येक दिन, एक दिन के अंदर 180 लीटर रक्त को शुद्ध किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड हमने पढ़ लिया था कि मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो है, मूत्राशय जो है, पेशाब की थैली जो है, उसकी कैपेसिटी होती है 800 ml के आसपास, और महिलाओं के अंदर मातृशक्ति के अंदर पाई जाती है 500 ml के आसपास। लेकिन पेशाब की संख्या यानी कि यूरिन जो है वो फीलिंग कब आनी स्टार्ट हो जाती है, भाई मन में कब आना स्टार्ट हो जाता है कि पेशाब करने के लिए जाना है, वो जब 150 से 200 ml यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। उस सिचुएशन में, उस टाइम पे हम जो है, हमें इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की फीलिंग्स मन में आने स्टार्ट हो जाती हैं कि पेशाब के लिए जाना है या फिर शंका के लिए हम लोगों को जाना है। उसके बाद कुछ एक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर किसी एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं और बुक के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कई बार पूछते हैं कि मूत्र का रंग पीला किस वजह से होता है। यदि पीला पूछा जाए तो वो यूरोक्रोम के कारण, पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। और दूसरा, यदि कई बार पूछ लेते हैं कि पब्लिक टॉयलेट के अंदर तीखी गंध, पब्लिक टॉयलेट के अंदर तीखी गंध किसकी वजह से आती है, तो पब्लिक टॉयलेट के अंदर आने वाली तीखी गंध किसकी वजह से होती है, अमोनिया गैस की वजह से पब्लिक टॉयलेट के अंदर तीखी गंध आती है। कई बार आप लोग देखते हैं प्रैक्टिकली भी, हमारे घर में वो तो पब्लिक टॉयलेट नहीं है, अच्छे तरीके से साफ़ कर रखा है, हार्पिक वगैरह डाल के, पानी डाल के साफ़ कर रखा है। जैसे ही हम यूरिन को जाते हैं, जैसे ही पेशाब करने जाएंगे, तो पब्लिक टॉयलेट ना होने की बावजूद भी उस मूत्र से, हमारे पेशाब से गंध आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब पेशाब से गंध आनी स्टार्ट हो जाए तो वो गंध किस वजह से आती है, वो आती है यूरिनोड के कारण। कर सकते हैं यूरिनोड के कारण। पर्सनली जो टॉयलेट है वहाँ पे पेशाब करने के बाद वहाँ से गंध आनी स्टार्ट हो जाती है यूरिनोड के कारण। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण, पब्लिक टॉयलेट में आने वाली गंध, तीखी गंध जो आती है वो अमोनिया गैस की प्रेजेंस की वजह से, और पर्सनली टॉयलेट के अंदर काफ़ी बार गंध आती है, उस गंध का कारण है यूरिनोड। और उसके बाद एक होता है क्रिएटिनिन प्रोटीन। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्रिएटिनिन प्रोटीन का, क्रिएटिनिन जो है वो एक प्रोटीन का टाइप है, लेकिन महिलाओं के अंदर, हमारी मातृशक्ति के अंदर प्रेगनेंसी लाइक सिचुएशंस के अंदर यदि हमें चेकअप करना है तो पहले देखिए, काफ़ी सारे मेथड होते हैं चेकअप करने का कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। उसके लिए पहले तो स्टिक आती है जिसके ऊपर 3 हार्मोन्स होते हैं, वो हम हार्मोन्स वाले सेक्शन के अंदर, ग्लैंड्स एंड हार्मोन के अंदर पढ़ेंगे। और डॉक्टर लोग जब सैम्पलिंग लेते हैं यूरिन का या फिर ब्लड का, तो उसके अंदर क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन की प्रेजेंस देखी जाती है, जो कि आपको इंडिकेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव होने का, क्रिएटिनिन नामक प्रोटीन। उसके बाद देखिए, जब हमने हड्डी का चैप्टर पढ़ा था तो देखिए, यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे हड्डी है, हड्डी से हड्डी के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं सिनोवियल वैक्स, सिनोवियल गुहा या फिर सिनोवियल वैक्स बोला जाता है। और इस खाली जगह के अंदर सिनोवियल लिक्विड भरा होता है, इस खाली जगह के अंदर सिनोवियल लिक्विड भरा होता है। और इस सिनोवियल लिक्विड की जगह पे यदि यूरिक एसिड भर जाता है, यूरिक एसिड हमने देखा था अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर के अंदर होता है।
यूरिक एसिड जो है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर के अंदर होता है। यूरिक एसिड बनता कब है भाई? सबसे पहले फॉर्मेशन की बात की जाए तो फिर न्यूक्लियोटाइड्स का ब्रेकअप होएगा तो फिर वहाँ से यूरिक एसिड बनेगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स का ब्रेकअप कैसे होएगा? या तो हम शुगर खाएंगे या फिर बेसिक प्रकृति के यानी कि अक्षारीय प्रकृति के पदार्थ यदि हमने ज़्यादा लेने स्टार्ट कर दिए तो वहाँ उस सिचुएशंस के अंदर जो है यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। यदि यूरिक एसिड का शरीर से बाहर निष्कासन नहीं किया गया तो उस अवस्था के अंदर ये जो यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल है, वो फिर हड्डी से हड्डी के बीच में जो जगह थी सिनोवियल वैक्स, सिनोवियल गुहा, उस गुहा के बीच में उस सिनोवियल लिक्विड की जगह ये लिक्विड जो है वो सूख जाता है। लिक्विड सूख जाएगा तो इस सूखे हुए लिक्विड की जगह पे यूरिक एसिड स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। और यूरिक एसिड जैसे ही स्टोर होना स्टार्ट होएगा तो फिर यानी कि हमारे जो जॉइंट्स है वो इस प्रकार से बेंड नहीं हो सकेंगे, बेंड नहीं होएगा। जैसे कि हम उठते बैठते हैं तो फिर कटक कटक इस तरह की ध्वनि जो है वो जोड़ों के अंदर देखने को मिल सकती है। इस प्रकार के लोगों में जो इस प्रकार से इस समस्या का सामना कर रहे हैं उन लोगों को इसको हम बोल देते हैं गाउट, या फिर गाउट को हिंदी में बोलते हैं गठिया रोग। गाउट को हिंदी में बोलते हैं गठिया रोग। जिन लोगों के शरीर से बाहर यदि यूरिक एसिड का निष्कासन नहीं किया गया तो उस यूरिक एसिड की अधिकता के कारण वो यूरिक एसिड हमारे हड्डी से हड्डी के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है सिनोवियल वैक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे सिनोवियल लिक्विड होता है, उस लिक्विड की जगह पे ये यूरिक एसिड चला जाएगा। और इस यूरिक एसिड के जाने के बाद वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी हड्डी के अंदर जो जोड़ जो थे वो प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं करेंगे और प्रॉपर ढंग से अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो फिर वो गाउट नामक एक डिजीज है जिसको गठिया रोग बोलते हैं, गठिया रोग से पीड़ित हो जाएंगे। इस प्रकार से ये था यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल के बारे में। ठीक है, इसी के साथ आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। अच्छा, एक पथरी वाला रह गया कि पथरी जो है वो किसकी वजह से होती है? आप सभी लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्जालेट, कैल्शियम ऑक्जालेट के कारण स्टोन या फिर पथरी जो है वो देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र जो है वो यहीं हम उसका समापन करते हैं। इसके अंदर से जितने सारे भी क्वेश्चन छोटे बड़े बन रहे थे काफ़ी ज़्यादा, इसको 1-2 बार वीडियो को देखेंगे और नोट कर लेंगे तो हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।